हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड की तरफ से ये बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर। औद्योगिक प्रशिक्षण का मतलब सीधा सीधी आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर टीचर की भर्ती निकल करके आई है। कुछ दिनों पहले झारखंड में ये भर्ती निकाली गई थी। अब कोई स्पष्ट कारण नहीं था सरकार की तरफ से, इस भर्ती को रद्द कर दिया गया या रोक दिया गया। उसके बाद काफ़ी प्रेशर वगैरह बना, फिर दोबारा ये भर्ती कल रात को निकल करके आई है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियली। आप जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा JIIOCE 2022 इस भर्ती का नोटिफिकेशन कोड है। JIIOCE इस भर्ती का नोटिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये किस पदों पर ये भर्ती होगी, क्या एजुकेशन मांगा गया है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा और कितना एज क्राइटेरिया है, सारा कुछ किस टाइप का आपका सिलेबस होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से मैं बात करूँगा एक एक स्टेप में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट मैंने आपको बताया कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद पर ये भर्ती हो रही है। जी हाँ, आईटीआई में आपने देखा होगा टीचर वगैरह की पोस्ट होती है, तो वहाँ पर इस टाइप की भर्ती निकल करके आई है। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी भर्ती है, एक अच्छी पहल है सरकार की कि आईटीआई में टीचरों की बहुत बड़ी कमी थी, खास करके झारखंड में। झारखंड में तो आपको पता ही, प्राइमरी टीचरों की भी वैकेंसी बहुत दिनों से रुकी हुई है, उसका भी फॉर्म वगैरह पीजीटी टीजीटी वगैरह भरा रहा है। अगर आपने नहीं भरा है तो उसको भर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पदों पर ये वैकेंसीज निकल करके आई है। अगर मैं सीट की बात करूँगा, सीट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो टोटल अगर मैं बात करूँगा तो 711 सीट जो है वो रेगुलर भर्ती है और 26 बैकलॉग भर्ती है। टोटल बात करेंगे तो 737 पद पर ये भर्ती हो रही है। अब देखिए, आपके मन में कन्फ्यूजन आता होगा कि रेगुलर भर्ती और बैकलॉग भर्ती क्या होती है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। रेगुलर का मतलब होता है जैसे ये इस साल भर्ती निकाली जा रही है, करेंट ईयर मतलब 2022 में टोटल जो भर्ती है वो 711 है, ठीक है, 711 भर्ती है। अब बैकलॉग का मतलब ये होता है 26 भर्ती। बैकलॉग का मतलब होता है पिछले बार जब कभी भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी आया होगा उस समय कुछ सीट होती है वो खाली रह जाती है। जैसे जो 26 सीट है ये खाली रह गई। अब ये 26 सीट केवल रिजर्व कैंडिडेट में ही होती है, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। जैसे SC ST हो गया या OBC हो गया, इसमें जो भी सीट खाली रह जाती पिछली वाली भर्ती का, जिसमें जनरल कैंडिडेट नहीं अप्लाई करते हैं, इसमें अगर इसके हिसाब से अगर SC ST कैंडिडेट नहीं मिले होंगे तो वो 26 सीट खाली रह गई। वो 26 सीट भी इस साल जोड़ दिया गया है। 2022 में ये 26 सीट जोड़ दिया गया है, तो टोटल 737 सीट हो गया। अब इस जो 26 सीट है इसमें केवल SC ST OBC वाले ही अप्लाई करेंगे। उनके हिसाब से आपको सीट कैटेगरी बांटी गई है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस कैटेगरी में कितना कितना सीट निकल करके आया है। तो ये रहा फ्रेंड्स, आपको पूरा सीट का मैं बता देता हूँ। अगर आप कोपा ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं तो कोपा ट्रेड में आप देख सकते हैं टोटल 4 सीट है, जहाँ पर आपको जनरल के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया। उसी तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल 8 सीट है, जिसमें आप देखेंगे जनरल के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, जबकि BC1 के लिए 1 है, BC2 के लिए 1 सीट है। इस तरीके से आप सीट वाइज देखते रहिएगा। सीट मेटल में अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 2 सीट देखने को मिलेगी, एक जनरल के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए दी गई है। उसके बाद अगर आप फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 6 सीट है, इसमें जनरल के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। BC1 के लिए केवल 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। उसी तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी एवं फैशन डिजाइन में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 14 सीट है। 14 में आपको 6 जनरल है, जबकि 4 अनुसूचित जनजाति है, 1 अनुसूचित जाति है। BC1 के लिए 1 सीट है, BC2 के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए यहाँ पर 1 सीट है। उस तरीके से आप बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको और देख सकते हैं लगभग 3 4 5 6 सीट आपको। जनरल में 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 1 सीट है, अनुसूचित जाति में 1 है, BC1 में आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगी। उस तरीके से अगर मैं बात करूंगा सिविंग टेक्नोलॉजी में आप जाते हैं, कटिंग एंड टेलरिंग वगैरह में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 10 सीट है। जनरल के लिए यहाँ पर आपको 4 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट है।
अगर मैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात करूंगा तो इसमें 8 सीट आपको देखने को मिलेगी। जनरल 3 है, अनुसूचित जनजाति 3 है, जबकि BC2 1 है और EWS 1 सीट है। अगर मैं ड्राफ्टमैन की बात करूंगा तो इसमें आपको 6 सीट है, जनरल जिसमें 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद मैं मैकेनिकल मोटर व्हीकल की बात करूंगा तो इसमें आपको 14 सीट है, जिसमें जनरल आपको 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 2 सीट है, BC2 के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 2 सीट रखी गई है। टर्नर की बात करेंगे तो टर्नर में टोटल 26 सीट है। यहाँ पर आपको भर्ती थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें जनरल में 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, अनुसूचित जाति में 2 सीट है, BC1 में 2 सीट है, BC2 में 2 सीट है और EWS में यहाँ पर 3 सीट दी गई है। उसके बाद में अगर मशीनिस्ट ग्राइंडर की बात करूंगा तो इसमें आपको 2 सीट देखने को मिलेगी, एक जनरल में है और एक आपका किसी अदर कैटेगरी में है, यहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा। हाँ, एक जनरल में है और एक आपको अनुसूचित जनजाति में सीट दी गई है। उसके बाद वायरमैन की बात करूंगा तो वायरमैन में आपको 8 सीट है, जिसमें जनरल 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, BC1 के लिए 1 सीट दी गई है। मशीनिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 20 सीट देखने को मिलेगी। जनरल में आपको 8 है, अनुसूचित जनजाति में 5 है, अनुसूचित जाति में 2 सीट है, जबकि BC1 के लिए 2 सीट है, BC2 के लिए 1 सीट दी गई है। प्लम्बर की बात करेंगे तो प्लम्बर में आपको 10 सीट है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर सभी सीटों को देख सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। मैकेनिक ट्रैक्टर की बात करेंगे तो 2 सीट आपको यहाँ पर है। सर्वेवर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्वेवर में टोटल अगर आप बात करेंगे तो 4 सीट दी गई है, नहीं 4 नहीं 10 सीट दी गई सर्वेवर में, टोटल 10 सीट है। उसके बाद मैकेनिक डीजल की बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा 44 सीट अभी देखने को मिलेगी। अभी तक की सबसे बड़ी सीट इसमें आ रही है मैकेनिक डीजल में। इसमें आपको जनरल में 20 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 12 है, अनुसूचित जाति में 4 है और BC1 के लिए 3 है, BC2 के लिए 3 है और EWS में 2 सीट है। उसके बाद मैं बात करूंगा वेल्डर में भी आपको बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पर निकल करके आ रही है, 60 सीट वेल्डर में दिया गया है। उसके बाद मैं मैकेनिक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करेंगे तो इसमें आपको 34 सीट दी गई है। फिटर में बात करेंगे तो फिटर में अभी तक का सबसे बड़ा सीट 122 पदों पे फिटर में भर्ती आ रही है। फिटर में आप बात करेंगे तो 49 सीट जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजाति में 31 सीट है, अनुसूचित जाति में 13 है, BC1 में 10 है, BC2 में 7 है और EWS में 12 सीट है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक विद्युत की बात करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 4 सीट है, 4 नहीं शायद नहीं 133 सीट है, सॉरी 133 सीट आपको विद्युत इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर निकाली गई है 133 पदों पे। अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 74 सीट है। ड्राइंग की बात करेंगे इसमें आपको 78 सीट है। कारपेंटर की बात करेंगे तो कारपेंटर में टोटल 2 सीट पे निकाली गई है। मोल्डर या फाउंड्री मैन की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 8 सीट पे भर्ती निकाली गई है। अगर मैं टोटल बात करूंगा तो 711 पदों पे ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको एजुकेशन की बात कर लेता हूँ, एजुकेशन किस किस ट्रेड में कितना मांगा गया है। तो यहाँ पर अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो कोपा में अगर आप देखेंगे तो कोपा व्यवसाय में आपको NTC या NSC उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर AICTE UGC से आप कंप्यूटर साइंस में या IT में डिग्री होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप 1 वर्ष का अनुभव या VOC उत्तीर्ण किए हुए हो या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी कंपनी में या इंस्टीट्यूट में आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या IT सेक्टर से आप सर्टिफिकेट आपका मान्यता प्राप्त कोर्स हो या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो फिर या NIELIT या B लेवल का उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रशिक्षण अधिकारी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं तो आपको वही सेम चीज़ है। यहाँ पर आपको NTC या NSC या फिर IT ICT SM इस तरीके से आपका कोर्स होना चाहिए या फिर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ हो वो भी आपका चल जाएगा। कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंजीनियरिंग हो या फिर IT सेक्टर में हो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा आपको एजुकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं शीट मेटल वर्कर की बात करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स में डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आप AICTE से या DGT से कोई भी एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स वगैरह किए हुए हो वो भी आपका चल जाएगा। 2 वर्ष का उसमें अनुभव मांगा जाता है, एक्सपीरियंस। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले भी देख लेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो भी चल जाएगा, ऑटोमोबाइल भी है तो भी चलेगा आपका। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
या फिर NTC NAC वगैरह आपने किया हुआ तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा, या फिर आपने NCIC आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर चल जाएगा। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए मैकेनिकल मोटर व्हीकल वाले। या फिर टर्नर की बात करेंगे तो टर्नर में आपको मैकेनिकल ब्रांच वाले भी चल जाएगा यहाँ पर, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। एडवांस डिप्लोमा कोर्स वगैरह आपने किया हुआ है मैकेनिकल से या फिर NTC NAC किया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। उसके साथ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 साल का डिप्लोमा वगैरह है तो भी चल जाएगा। आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो चलेगा, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर में आपने NTC NAC किया हुआ है तो वो भी आपका चल जाएगा। कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देखेंगे, NCIC का आपके पास वेरिएंट अंडर DGT का सर्टिफिकेट इंस्ट्रक्टर का होना चाहिए। आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके जो भी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कोर्स को लेकर के या फिर किसी एजुकेशन को लेकर के या फिर आपको सीट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरा आपको जानकारी दूंगा। कारपेंटर वाले भी चेक कर लीजिएगा, फाउंड्री मैन वाले भी चेक कर लीजिएगा, सभी ट्रेड के अलग अलग यहाँ पर निकाली गई है भर्ती। तो आपने देखा किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट इसमें आया है, ठीक है। अब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने ट्रेड के हिसाब से अभी से प्रिपरेशन चालू कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की बात करेंगे तो देखिए बेसिकली जो एजुकेशन मेरे हिसाब से निकल करके आया है उसमें 2-3 कोर्स आपके पास होना चाहिए। या तो आप NTC वगैरह किए हो या फिर NAC से कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ हो या फिर आप ग्रेजुएट BTech डिप्लोमा इस टाइप से अगर आपके पास है या PG वगैरह है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ किसी किसी ट्रेड में 1 साल, किसी में 3 साल, किसी में 2 साल एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, काम करने का अनुभव। अगर वो गवर्नमेंट ITI में है तो भी ठीक है, और अगर किसी प्राइवेट ITI में जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्राइवेट ITI वगैरह चलते हैं, वहाँ से भी अगर आपका एक्सपीरियंस हो और 2 साल 3 साल अपने अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना बेटर है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज की। एज फैक्टर झारखंड में बहुत मायने रखता है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है। एज जो क्राइटेरिया रखी है मिनिमम जो है 21 साल रख दी है, ये सबसे बेस्ट है, और मैक्सिमम 35 वर्ष है। ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो अनरिजर्व आते हैं, जिनके पास SC SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो जनरल से ही अप्लाई करते हैं जनरली, तो उनके लिए भी यही एज क्राइटेरिया लागू होगा। 21 साल से 35 साल के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज का कैलकुलेशन की बात करें तो 1 अगस्त 2022 को आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खास करके जनरल कैंडिडेट में। OBC की बात करेंगे तो OBC को आपको 2 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। तो अगर मैं OBC में छूट की बात करेंगे तो OBC 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लड़कियों की भी छूट दी गई है, लड़कियों को 3 साल का छूट दिया गया, मतलब 35 और प्लस 3 38 साल हो गया, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है। और अगर मैं SC ST की बात करूँगा तो उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो 35 और 5 40 साल, ये SC ST अप्लाई कर सकते हैं। इतने एज तक में आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल 35 साल, OBC 37 साल, लड़कियां 38 साल और SC ST 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 21 साल, 21 साल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि 20 साल 18 साल वाले भी अप्लाई करेंगे, वैसा नहीं है। अब फ़ी की बात करेंगे। फ़ी झारखंड में कंसेशन दिया जाता है। फ़ी में झारखंड बिहार वगैरह के मुकाबले या उत्तर प्रदेश की बात करेंगे उसके मुकाबले यहाँ पर आपको फ़ी कम लगता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा तो सामान्य वर्ग में 100 रुपये का फ़ी लगता है, और अगर रिजर्व कैंडिडेट की बात करेंगे SC ST की तो उनको 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। फॉर्म आपका 18 अक्टूबर 2022 दोपहर 11 बजे से लाइव हो जाएगा। जी हाँ, 11 बजे से आप 18 अक्टूबर को फॉर्म भर सकते हैं। 17 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है, मतलब 30 दिन का आपको समय दिया गया है। 30 दिन में आप फॉर्म को भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद अब एग्ज़ाम कब होगा, कब आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर्म आपने भर दिया, फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस है केवल एग्ज़ाम।
आपका एग्ज़ाम ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्ज़ाम होगा आपका, बहुविकल्पीय जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें बेसिकली 3 पेपर होगा। 3 पेपर कहने का मतलब 3 पत्र टाइप से होगा, 3 अलग अलग पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो अब तीनों को अलग अलग मैंने बता दिया है। पहला पत्र जो होगा उसमें पत्र 1 में आपका भाषा एवं सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, भाषा एवं सामान्य ज्ञान का नॉलेज आपको ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँगा तो हिंदी भाषा का नॉलेज अगर आपको है, अंग्रेजी भाषा, झारखंड से संबंधित कुछ सवाल रहेंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित रहेंगे, सामान्य गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, ये सब मिला करके आपका पत्र 1 बनेगा। जी हाँ, ये सब मिला करके पत्र 1 बन गया। अब पत्र 1 में आपका ये सिलेबस है। अब इसमें से हर सिलेबस, हर टॉपिक में से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हिंदी भाषा की बात करेंगे तो 25 प्रश्न हिंदी भाषा से रहेंगे, अंग्रेजी से 25 क्वेश्चन, और झारखंड से संबंधित, झारखंड राज्य से 30 क्वेश्चन रहेगा। और अगर सामान्य विज्ञान 10 है, सामान्य गणित 10 है, रीजनिंग 10 है और कंप्यूटर से 10 है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा है उसका प्रिपरेशन, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मेरा कहने का मतलब है, सिलेक्शन का प्रोसेस जो एक कट ऑफ होता है ना, वो आपको पार करना है। तो ठीक है, तो आप हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा में देखिए 25 क्वेश्चन और प्लस झारखंड से भी आपको 30 क्वेश्चन है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लोगे, इसको अच्छा से तैयारी करोगे, तो यहाँ पर आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हो। इसमें थोड़ा सा कम बेसी भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको 120 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, पत्र 1 में 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। तो हर क्वेश्चन के लिए अगर 3 नंबर दे रहा है तो 120 गुना 3 360 नंबर का आपका एग्जाम हो जाएगा। 360 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटा का आपका एग्जाम लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत पे आपका 1 नंबर काटा जाएगा, सही पे 3 नंबर आपको देगा। तो जैसे 25 क्वेश्चन इसमें था, तो 25 गुना 3 75 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। हिंदी भाषा में 75 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। उसी तरीके से 360 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये आपको क्वालिफाई करना है, पत्र 1 को आपको क्वालिफाई करना है। अगर जनरल में है तो 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा। मतलब 360 में आपको 360 का 30% नंबर आपको लेकर के आना पड़ेगा। अब या आप कैलकुलेट कर लीजिए 360 का 30% कितना होगा, उतना अगर आप लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पर पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पत्र 2 की। पत्र 2 में देखिए क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पूछी जाती है, इसका नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा, जी हाँ, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जो कि झारखंड गवर्नमेंट मान्यता देती है, ये लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। इसमें हिंदी नहीं है, थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा। गवर्नमेंट की रूल है, जो रूल होता है उसको आपको मानना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर नाइंसाफ़ी है, अगर आप उर्दू दिए हैं, उड़िया दिए हैं, तो आपको हिंदी या भोजपुरी देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी भी जनसंख्या झारखंड में है, तो जनसंख्या देना, लैंग्वेज को देना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो रहा। तो यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय भाषा से, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये 100 प्रश्न भी आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 प्रश्न रहेगा, 100 गुना 3 आपको 300 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें भी आपको 30% लाना पड़ेगा। 300 नंबर में 30% आपको ले करके आना है, तो लगभग हमारे हिसाब से हो गया आपका 90 नंबर, आपको 300 में 90 नंबर लाना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। पत्र 2 क्वालिफाई कर गए, पत्र 1, पत्र 2 ये 2 आप क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद पत्र 3 है। पत्र 3 में तकनीकी ज्ञान, मतलब जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए आपने मैकेनिकल या फिटर या कारपेंटर या प्लम्बर किसी के लिए भी अप्लाई किया, तो उस ट्रेड का आपको नॉलेज होना चाहिए। उस ट्रेड से आपको 120 क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपको 2 घंटा का ही समय देगा। 120 क्वेश्चन मतलब आपको टोटल हो जाएगा 360 नंबर का। ये तकनीकी ज्ञान भी 360 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पास है पत्र 3 में 40% नंबर आपको लाना होगा। ऊपर वाले पत्र 1, पत्र 2 में तो 30% में पास हो जाइएगा, लेकिन पत्र 3 में 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। अब मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसमें आपको समझने का है मेरिट कैसे बनेगा। तो पत्र 1 और पत्र 2 केवल क्वालिफाई पेपर है, आपको ये दोनों पेपर को क्वालिफाई करना होगा, पास करना पड़ेगा। बस आप पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। पत्र 1 और पत्र 2 का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में केवल आपका पत्र 3 जुड़ेगा। इसमें जितना बढ़िया परसेंटेज रहेगा उतना बढ़िया आपको ट्रेड मिलेगा, उतना बढ़िया आपका पोस्ट मिलेगा, ये चीज़ मान लीजिएगा। पत्र 3 आपका मेरिट है, यही आपको सब कुछ देगा। अगर पत्र 3 में आप 360 नंबर में जितना अच्छा नंबर लाते हैं उतना आपको अच्छा ट्रेड, उतना अच्छा सब कुछ मिलेगा। तो आप 2 घंटे का एग्जाम है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये बस क्वालिफाई करना है, पत्र 1 पत्र 2 पास हो गए, बस बहुत है, ठीक है। तो ये आपका इसमें 40% आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 40% नीचे है तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये आपका सिलेक्शन से प्रोसेस था, मैंने बताया। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग भी कब तक होगी, ये झारखंड में थोड़ा सा संशय बने रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती है जिसपे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस चलते रहता है और बीच में भर्ती रद्द होती है फिर निकलती है, इस तरीके से चलते रहता है। हमारा काम था नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारियाँ देना, मैंने वो आपको बताया है। और यहाँ कंप्लीट होने के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी वो 35,000 से लेकर के आपको 1,12,000 तक की सैलरी है। सैलरी आप समझ रहे होंगे, 1,12,000 है मैक्सिमम, मिनिमम 35,000 रुपये, तो बहुत अच्छी सैलरी है। लेवल 6 का पेमेंट आपको दिया जाएगा। जी हाँ, लेवल 6 का पेमेंट है। तो झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी में ये आपको रिक्वायरमेंट है बेसिकली। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कन्फ्यूजन है आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि केवल झारखंड के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ, यहाँ पर झारखंड को ही मान्यता दी जाएगी। झारखंड के मैट्रिक और इंटर झारखंड से आपका होना चाहिए, वो हो चल जाएगा। या फिर आपका मैट्रिक या इंटर में से कोई एक झारखंड से होना चाहिए, तो मैट्रिक अगर है तो भी आपका झारखंड से चल जाएगा। यहाँ का आपको स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने पास में रखिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। और आगे अगर इसके बारे में कोई और जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।